Unacademy. Let's crack it. पादप की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, जीवों के वर्गीकरण के अंतर्गत, जीवों का वर्गीकरण जो हम पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हमने पादप जगत हमने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो पादप जगत पूरा करने के बाद मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि हम पादप से संबंधित और चीजें भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसके बाद क्योंकि हमको पढ़ना है जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे, तो जंतु जगत के बारे में पढ़ने से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि हमने पादप जगत के बारे में बहुत सारे बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। यदि पादप जगत के बारे में ही हम आगे और पादप के बारे में और बाकी जानकारी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेगी जो मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसे पढ़ा चुका हूँ और आप भी उसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, इससे टाइम बचेगा और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद हम पढ़ लेंगे जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत जब पढ़ेंगे तो जंतु जगत के अंतर्गत फिर हम जो जीव उसमें है उसके बाद में हम मानव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मानव के जो भी तंत्र हैं, ठीक है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, इस प्रकार के बहुत सारे तंत्र हैं जो जो हमको पढ़ने हैं। और ये सारी चीज़ें हम इस क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही आसानी से हमारा बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, और ये एमपीपीएससी 2020 के मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार ये चल रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको। पादप की आकारी यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनको बता देता हूँ। परिचय हम पढ़ेंगे यहाँ पे, पादप विविधता, प्लांट डाइवर्सिटी हम देखने वाले हैं, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, और आवृत बीजी के प्रकार, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पुष्पी पादप के विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, छाल। ठीक है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और बार, इतनी सारी चीजें हमको डिस्कस करना है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान, और फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा सरकार 10। सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं, जो कि है एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। इसके बेनिफिट्स क्या है, फ्री प्लान को हम देख लेते हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे चल रही है पर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन कराए जाते हैं एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, और इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और ये 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर कर रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल पैरी। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट को मिला करके। डेली यहाँ पे T20 फ्री टेस्ट सीरीज चलती है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर इसके देने होते हैं। मंडे टू सैटरडे ये सीरीज चलती है डेली 8 बजे, और इसका 8:30 बजे से पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। ये टॉप एजुकेटर्स आप देख सकते हैं जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप वॉच कर सकते हैं डेली फ्री लाइव क्लास, और इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है आपको टॉप एजुकेटर से। फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस के लिए, एमपीएसआई के लिए और एमपी जेल के लिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और आप फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हैं। डेली T20 जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें वीकली फ्री लाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट चल रहे हैं फॉर प्रिपरेशन, किसके लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी जेल पहरी, एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल और एमपीएसआई। और इनका टेस्ट के बाद हर टेस्ट के बाद यहाँ पे एनालिसिस कराया जा रहा है इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा एमपीपीएससी T20 फ्री टेस्ट सीरीज में, जो कि 8:30 बजे होती है। ठीक है, जो पेपर एनालिसिस होता है 8:30 बजे होता है, और जो टेस्ट लगता है वो रहता है 8 बजे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, और इसके अंतर्गत आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और यहाँ पे आपको फिर प्रोमो कोड डालना होगा सरकार 10। सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप इस फ्री प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत परागण और निषेचन हमको पढ़ना है भी। इससे पहले हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम पढ़े थे पुष्प के बारे में। ठीक है, पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में, उसको थोड़ा सा रिवाइज हम कर लेते हैं, क्योंकि वो रिवाइज कर लेंगे तो हमें इस लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पुष्प के भागों के बारे में हमने देखा यहाँ पे, बाह्य भाग, बाह्य दलपुंज हमने देखा, कैलिक्स जिसको बोलते हैं, दलपुंज हमने देखा, कोरोला जिसको बोलते हैं। आज हमें जो पुमंग है और जायांग, इसके अंतर्गत और ज़्यादा चीज़ें हमको पढ़नी है, यानी इन दोनों का ही रोल यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो पुमंग और जायांग के बारे में हमने देखा था। पुमंग जो मेल पार्ट होता है, और जो जायांग है वो जो फीमेल पार्ट होता है पुष्प में। यहाँ पे हमने देखा था, इस वाली आकृति में आप देखिए, यहाँ पे ये जो तंतुनुमा संरचना है, ये इस प्रकार से जो लंबी वाली दिख रही है, ये है क्या, ये है
फिलामेंट, इसको पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है, पुंकेसर बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये जो गोल संरचना आपको दिख रही है, ये वाली, ये जो ब्लू वाली दिख रही है, ये वाली, ठीक है, ब्लू वाली क्या है, परागकोश, एंथर इसको बोलते हैं। और परागकोश में क्या होते हैं, परागकण, क्या होते हैं, परागकण, ठीक है, परागकण इसमें होते हैं। और यहाँ पे हमने देखा था इसके बाद जयांग क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है पुष्प का, ठीक है, फीमेल पार्ट होता है। और यहाँ पे क्या 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 चीजें यहाँ पे रहती है, मैं आपको बताया तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा करके इसको, यहाँ पर देखिए तीन चीजें यहाँ पे रहेगी। ये नीचे वाला भाग, ये वाला जो अंडे का सामान दिख रहा है गोल वाला, ये है अंडाशय, क्या है, अंडाशय, ठीक है। और ये थोड़ा सा लंबा भाग यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है क्या, वर्तिका, ठीक है, स्टाइल इसको इंग्लिश में बोलेंगे। अंडाशय को इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। और स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, ये वाला ऊपर वाला जो भाग है ये है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये पार्ट समझना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग ने जिन लोगों ने पिछला जो लेक्चर वो नहीं देखा है, वो यदि वो डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे उसके मेल पार्ट और जो फीमेल पार्ट है वो दोनों हमने यहाँ पे देख लिया, और कौन कौन से यहाँ पे होते हैं, क्योंकि इसके बाद इसके आगे हम पढ़ने वाले, और इसके आगे हम जब पढ़ेंगे तो डायरेक्ट मैं इनका नाम लूंगा, तो आपको इसको समझ में आना चाहिए, आप समझना चाहिए कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा रिविजन मैंने करा दिया, ठीक है। आप जो लास्ट लेक्चर है उसको जाकर देख सकते हैं, उसके बारे में जो विभिन्न भाग है आपको और इसके डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे परागण हम देखते हैं, सबसे पहले परागण और निषेचन देखेंगे। इससे पहले हम देखेंगे परागण, ठीक है, पहले परागण होगा फिर होगा निषेचन। तो यहाँ पे परागण क्या होगा, जो हमने परागकण को देखा था, ठीक है, परागकण, और यहाँ पे क्या है, ये वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र वाला भाग है, वर्तिकाग्र, ठीक है। यहाँ पे इन दो का यहाँ पर रोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो परागकण रहते हैं, ठीक है, जो परागकोश से निकल के वर्तिकाग्र तक जाते हैं, यहाँ तक पहुंचना, ठीक है, यहाँ तक पहुंचते हैं, यहाँ पे होता है चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, जो वर्तिकाग्र रहता है इसमें रहता है चिपचिपा पदार्थ, यहाँ से जाके यहाँ पे जाके चिपक जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके यहाँ चले जाते हैं, मतलब इसका संपर्क हो जाता है। तो ये परागकण कहाँ पे चले जाते हैं, वर्तिकाग्र में, इसको बोलेंगे परागण। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, परागण, यानी परागकण को वर्तिकाग्र पर लाना होता है परागण, ठीक है। परागकण को, यहाँ पे शब्दों में ध्यान देना, परागकण को वर्तिकाग्र पर लाना, जो परागकण है इसको वर्तिकाग्र पर लाना, या वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ये पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं परागण, क्या बोलते हैं, परागण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन इसको बोलेंगे। और यही प्रक्रिया ये जो प्रक्रिया होती है ये स्वयं नहीं होती है, यानी स्वयं नहीं होती है, खुद से नहीं होती है, ये इसको करने के लिए बाह्य कारक जिम्मेदार होते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये मधुमक्खी है, ठीक है, मधुमक्खी के द्वारा ये चीजें होती है, या बहुत सारे कारक हम देखने वाले, लगभग 5 कारक है जिसके कारण ये परागण होता है, परागण की क्रिया यहाँ पे होती है, ठीक है। मधुमक्खी के से संदर्भ में आपको समझाया, तो यहाँ पे मधुमक्खी क्या करेगी, यहाँ से परागकोश से यहाँ पे चिपकेगी, ठीक है, पहले तो पुष्प में जाकर चिपकेगी, पुष्प में चिपकी तो ये परागकोश में इसके जो पैर है वो लगेंगे, ठीक है, पैर में यहाँ पे चिपक करके ये कहाँ पे जाएंगे, ये जाएंगे कहाँ पे, वर्तिकाग्र पर, ठीक है, वर्तिकाग्र पर जैसे ये अपने मूवमेंट करेगी पैर के, तो ये मूवमेंट में यहाँ पे चले जाएंगे कहाँ पे, वर्तिकाग्र पे, तो ये हो जाएगा परागण, ठीक है। इस प्रकार ये होता है परागण, ठीक है, मधुमक्खी द्वारा। यहाँ पे और देख लेते हैं हम जो कुछ महत्वपूर्ण परागण, मुख्य परागण है किसके द्वारा होते हैं, कीटों द्वारा देखते हैं हम सबसे पहले। कीटों द्वारा ये सर्वाधिक होते हैं, ठीक है, 95% से ज्यादा जो परागण होते हैं वो कीटों द्वारा होते हैं। इसको बोलते हैं एंटोमोफिली, एंटोमोनोफिली, ठीक है, एंटोमोनोफिली इसको बोलेंगे, कीटों द्वारा जो परागण होता है उसको। और ये सर्वाधिक होते हैं। पक्षी द्वारा जो होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ठीक है, पक्षी द्वारा भी होते हैं ये। और अगला है वायु द्वारा। अब देखिए यहाँ पे कीट द्वारा तो होते हैं, पक्षी द्वारा भी होते हैं। क्या ये पर्याप्त होंगे, जब यहाँ पे बल्क में या ज्यादा मात्रा में, ठीक है, ज्यादा मात्रा में फसल लगी है, वहां पे परागण की क्रिया संपन्न होने के लिए क्या ये पर्याप्त रहेंगे, नहीं, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए गेहूं है, चावल है, इनकी फसलें जब लगी है तो क्या इतने कीट रहेंगे वहां पे कि सब में ये परागण कर पाए, ठीक है, सभी पौधों में ये परागण की क्रिया संपन्न करवा पाए, नहीं, ये संभव नहीं हो पाएगा, बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। इसीलिए यहाँ पे ये जो अगला जो माध्यम है वायु द्वारा ये होता है, ठीक, वायु द्वारा परागण होता है, ठीक है। जब लहराती फसलें तो वहां से जो परागकण रहते हैं वर्तिकाग्र तक जाते हैं, इस प्रकार से जो वायु द्वारा होता है ये होता है परागण, ठीक है, वायु द्वारा परागण होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिमोफिली, ठीक है, समझ गए आप। जो खाद्यान्न वगैरह की फसलें जो ज्यादा मात्रा में होती है वहां पे ये ज्यादातर होता है, ठीक है, वायु द्वारा जो परागण होता है वो। अगला है जल द्वारा परागण, हाइड्रोफिली,
हाइड्रोफिल इसको बोलेंगे। और याद रखना जल द्वारा जो परागण है, कई कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कमल के फूल में प्रश्न आता है कमल के फूल में किसके द्वारा परागण होगा, ठीक है, किस प्रक्रिया के द्वारा होगा। तो यहाँ पे होगा मतलब कौन जिम्मेदार रहेगा उसका, तो ये है भौरा। कमल के फूल में भौरा द्वारा परागण होता है, ठीक है, भौरे द्वारा होता है परागण, ये जल द्वारा नहीं होता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और अगला है जंतु द्वारा। जंतु द्वारा जो परागण होता है, जंतु द्वारा कैसे होगा, ये देखिए, मान लीजिए आप किसी गार्डन में गए या फिर आप ऐसी जगह पे गए जहाँ पे पुष्प वगैरह लगे हो, आपको उनको देखकर आपका मन होगा कि आप उनमें हाथ फेरे या कुछ इस तरीके से इस तरीके से क्रिया करें वहाँ पे। तो आप वहाँ पे हाथ फेरेंगे, तो हाथ फेरेंगे तो वहाँ पे जो परागकण रहेंगे उसमें परागकण, ठीक है, जो परागकण रहेंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, वर्तिकाग्र पे, वर्तिकाग्र पे। इस प्रकार से ये जंतु द्वारा हो जाए। जंतु यानी जंतु के अंदर हम भी आते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो सबसे बड़ा फूल है, ठीक है, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया जो होता है 40 किलो के आसपास का, ठीक है, 40 किलो का ये होता है। और इसमें हाथी द्वारा होता है परागण। हाथी द्वारा परागण कैसे होगा, जो हाथी की सूंड रहती है, सूंड से वो इस फूल का रस लेता है, ठीक है, रस लेते टाइम जब ये एक एक पुष्प से लिया, फिर ये दूसरे पुष्प में गया, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये जो रहते हैं, या फिर उसी पुष्प में लिया, तो उसी के परागकण वर्तिकाग्र पर जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक पुष्प दूसरे पुष्प में गया, तो जो जो प्रक्रिया हो रही है फिर उसी पुष्प में हो रही है प्रक्रिया, तो परागकण जो रहेंगे वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, ठीक है, वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा परागण। क्या हो जाएगा, परागण। ये प्रक्रिया होगी, ठीक है, जो हाथी द्वारा होती है, समझ गए। और हमारे द्वारा किस प्रकार से होगी ये भी हम समझ गए, जंतु के अंतर्गत। और सबसे छोटा जो फूल है वोल्फिया, वोल्फिया सबसे छोटा फूल है, इसमें कीट द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा होता है, कीट द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे परागण के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण इसको हिंदी में बोलेंगे, और पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और ये किस प्रकार से होते हैं देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे देखिए, ये पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प है, ये दो पुष्प है, और ये दो पुष्प अलग अलग है, ठीक है। ये एक पौधा है, दूसरा पौधा। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक ही पौधे के पुष्प में यदि, ठीक है, दो कंडीशन यहाँ पे बनेगी। एक कंडीशन तो ये बनेगी कि उसी पुष्प में एक पौधे का एक पुष्प को हम जूम करके देखते हैं, इस वाले पुष्प को जूम करके देखते हैं, ये वाला, ठीक है। तो स्वपरागण की कंडीशन किस प्रकार से होगी, एक ही पुष्प में जो पराग कण रहेंगे वो वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसमें भी होगा स्वपरागण। क्या होगा, स्वपरागण, ठीक है। ये एक पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि उसी पौधे के दूसरे पुष्प से ये परागण आ रहे हैं, इसमें पहुंच रहे हैं, ठीक है, या फिर इससे इसमें जा रहे हैं, उसी पौधे में हो रहे हैं, उसी पौधे के पुष्प में हो रहा है, तो ये भी होगा स्वपरागण, ठीक है। यहाँ से परागकण निकले, दूसरे पुष्प में पहुंचे, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते, कहाँ तक पहुंचे, वर्तिकाग्र तक, ठीक है। तो ये भी होगा स्वपरागण, ठीक है। दो कंडीशन यहाँ पे होती है स्वपरागण की, आपने देख लिए। उसी पुष्प में होगा, यानी उसी एक पौधे के उसी पुष्प में होगा, या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प में होगा, ठीक है। दो कंडीशन यहाँ पे बनती है, तो ये होता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसी के जैसे आकार के, इसी के जैसे क्वालिटी के पुष्प यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आगे जो वैरायटी बनेगी इसी प्रकार के पुष्प आगे बनेंगे, ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब ये है। और आगे जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा, क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा यहाँ पे, ये क्रॉस पॉलिनेशन अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें अलग अलग वैरायटीज देखने को मिलती है, ठीक है। अभी समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये क्रॉस पॉलिनेशन होता कैसे है। यहाँ पे देखिए, ये पहला पौधा है, दूसरा पौधा है, इसके पुष्प है, ये दूसरे पौधे के पुष्प है, तो इस पौधे के पुष्प से जो परागकण है दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा पर परागण। क्या होगा, पर परागण, ठीक है। आगे समझ में क्या होगा, पर परागण यानी दो विभिन्न पौधों के पुष्पों के बीच जो जो परागण हो रहा है उसको बोलेंगे पर परागण, ठीक है। ये पहला पौधा है, दूसरा पौधा है, इसके पुष्प के परागकण यहाँ से निकले, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते, तो ये हो गया पर परागण। ये क्रॉस पॉलिनेशन अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे नई वैरायटी मिलती है। आपने देखा होगा गमले वगैरह में जो पुष्प लगे होते हैं उसमें ज़्यादातर हमने देखा है कि स्वपरागण की क्रिया वहाँ पे होती है। तो स्वपरागण की क्रिया में वैसे ही पुष्प निकलते हैं, और जो कलियाँ उसकी रहती है वो मतलब बिखर जाती है, बिखरी बिखरी आपको दिखेगी, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन मिलती है आपको। और यदि आप क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन में जो पुष्प मिलते हैं वो आकर्षक होते हैं, उनमें नई वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप खरीदे हुए फूल किसी को देने के लिए लेकर जाते हैं तो वो फूल आकर्षक होते हैं, उनमें वैरायटीज होती है बहुत सारी, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्रॉस पॉलिनेशन आवश्यक होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन से ये सारे फायदे होते हैं, ठीक है। अब हमने पॉलिनेशन पढ़ लिया है, ठीक है। पॉलिनेशन तक किसी को कोई दिक्कत,
ठीक है। या किसी को दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे निषेचन के बारे में, ठीक है। पॉलिनेशन के बाद जो प्रक्रिया होती है निषेचन की होती है, ठीक है। तो निषेचन पढ़ने से पहले कुछ थोड़े बहुत बेसिक्स हम देख लेते हैं, जो कि आपको बहुत ही आसान कर देंगे निषेचन को समझने में। तो यहाँ पे देखिए, पहला है युग्मक, युग्मनज और भ्रूण। युग्मक को इंग्लिश में बोलते हैं गैमेट, युग्मनज को इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट और भ्रूण को बोलते हैं एम्ब्रियो। तो ये कुछ नया नहीं है हमारे लिए। हम जब जेस्टेशन पीरियड पढ़ रहे थे, ठीक है, वहाँ पे जब हमने पढ़ा था, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जेस्टेशन पीरियड में फादर और मदर के किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें आती है, जो एक जीव बनता है, ठीक है, जीव जो बहुकोशिकीय जीव बनता है, उसकी जो प्रक्रिया मैंने बताया था, वो वहाँ पे हम ये सारे जो शब्दावली वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको एक बार और मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, बहुकोशिकीय जीव बनने की प्रक्रिया में क्या क्या होता था। फादर, ये फादर है, मदर है, ठीक है। बेसिकली सेल वाले टॉपिक में हमने इसको पढ़ा था, ठीक है, सेल वाले टॉपिक में। तो यहाँ फादर की तरफ से आता है स्पर्म, मदर की तरफ से आता है एग, ये दोनों मिले यहाँ पे बना जाइगोट। जाइगोट यानी ये मिले, मतलब ये स्पर्म और ये एग मिले तो इसको बोलेंगे जाइगोट, युग्मनज हो गया, ठीक है। युग्मनज यानी ये साथ में आ गया, इसको बोलेंगे युग्मनज, ठीक है। स्पर्म और एग साथ में आया तो उसको क्या बोल रहे थे हम, युग्मनज। यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन होने वाली है, बस अब थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम वहाँ पे भी आएंगे। यहाँ पे अब देखते हैं युग्मक क्या है। युग्मक जो स्पर्म थे वहाँ पे, स्पर्म और एग ये अलग अलग थे, तो इसको बोलते हैं युग्मक। ये अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग कौन है, स्पर्म और एग, ठीक है। ये क्या बोलेंगे इसको, युग्मक यानी गैमेट इसको बोलेंगे, ठीक है। जब ये आपस में फ्यूज किए इन्होंने, तो ये बन गया क्या, जाइगोट, युग्मनज बन गया, ठीक है। और युग्मनज ही जब तक जो बेबी जन्म नहीं लेता, जन्म नहीं ले लेता, तब तक वो कहलाता है भ्रूण, एम्ब्रियो कहलाता है, ठीक है, एम्ब्रियो कहलाएगा। आगे समझ में कि युग्मक क्या है, युग्मनज क्या है और भ्रूण क्या है। वैसा ही सेम वैसा ही यहाँ पे हम देखते हैं पुष्प वाली कंडीशन में। उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक होंगे। नर युग्मक क्या होगा, यहाँ पे परागकण जो पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर में जो परागकोश होते हैं, परागकोश, ठीक है, यहाँ पे जो परागकोश के अंदर जो परागकण रहते हैं, जो परागकण रहते हैं वो रहते हैं नर युग्मक। अगर समझ में। अगला है मादा युग्मक। मादा युग्मक क्या रहेंगे, जो यहाँ पर रहेंगे अंडाशय में रहेंगे अंडे, ठीक है, अंडे जो रहेंगे वो रहेंगे क्या, मादा युग्मक। और ये दोनों जब मिलेंगे तो उसको बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट, जाइगोट, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे निषेचन कैसे होता है। ये शब्दावली आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं निषेचन कैसे होता है। यहाँ पे देखेंगे निषेचन की क्रिया मैं आपको बता दूं कहाँ पे होती है। निषेचन की क्रिया होती है अंडाशय में, ठीक है, निषेचन क्रिया होती है अंडाशय में। और परागण की क्रिया हमने देखे कहाँ पे होती है, वर्तिकाग्र पे। कहाँ पे होती है, वर्तिकाग्र में, ये वाले भाग में, वर्तिकाग्र में होती है परागण की क्रिया, और निषेचन की क्रिया होती है अंडाशय में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से होगी। यहाँ पे देखिए ये परागकोश से परागकण निकले, परागकण निकले कहाँ गए, वर्तिकाग्र पे। तो ये क्या हो गया, परागण, ठीक है, परागण हो गया। और बहुत सारे परागकण यहाँ पे निकल के जाते हैं और अंदर जाते हैं बहुत सारे, लेकिन पहुंच पाते कितने, सिर्फ दो परागकण यहाँ पे पहुंच पाते हैं, जो अंडाशय वाले एरिया उसके पास तक, ठीक है। सिर्फ दो पहुंचने की यहाँ पे कैपेसिटी रहती है, तो सिर्फ दो यहाँ पे पहुंच पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अंडाशय में रहते हैं 3 अंडे, 3 अंडे यहाँ पे मौजूद रहते हैं, ठीक है। जब ये पहुंचते हैं, जो 3 अंडे यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे देखिए एक कंडीशन यहाँ पे बनेगी। अब ये 2 कंडीशन बनेगी बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे 2 पहुंचे, ठीक है, ध्यान समझना। अभी ये दो परागकण पहुंचे और ये 3 अंडे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक परागकण ने एक अंडे से यहाँ पे एक अंडे से यहाँ पे जोड़े बना लिया, ठीक है, ये बन गया। ये दोनों आपस में मिले, यही बनेगा क्या, फल। क्या बनेगा, फल। ये निषेचन हुआ, फिर ये क्या बनेगा, फल, ठीक है। यानी जो परागकण है, परागकण वर्तिकाग्र से होते हुए कहाँ पे पहुंचे, अंडाशय में। तो अंडाशय में ये प्रक्रिया होती है निषेचन की, ठीक है। निषेचन की प्रक्रिया होती है कब, जब ये परागकण मिलते हैं अंडे से, तो ये प्रक्रिया होती है निषेचन की, ठीक है। निषेचन समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे एक परागकण मिला एक अंडे से, तो ये क्या मिलेगा, फल, ठीक है। अब एक कंडीशन यहाँ पे ये आती है कि फल बन गया, इसको पोषण कहाँ से मिलेगा। जैसे प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है मानव में, ठीक है, मानव में कैसे मिलता है, प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है, वैसे ही फल में भी पोषण मिलेगा कुछ ना कुछ द्वारा। तो ये पोषण कहाँ से मिलेगा, पोषण मिलेगा एंडोस्पर्म से। अब ये एंडोस्पर्म क्या बोला है, एंडोस्पर्म के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे एंडोस्पर्म, यहाँ पे देखिए 5 चीजें थी यहाँ पे, 3 अंडे थे और 2 परागकण थे,
तो यहाँ पे एक ने एक से क्रिया करके क्या बना लिया, फल। अब बचे यहाँ पे तीन अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक परागकण है और 2 अंडे हैं, तो यहाँ पे ये आपस में क्रिया करके बना लेंगे क्या, भ्रूणकोश। क्या बना लेंगे, भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बना लेंगे, भ्रूणकोश, और इससे इसको पोषण मिलता है। फल को, जो फल बना है इसको पोषण इससे मिलता है, ठीक है, एंडोस्पर्म से, भ्रूणकोश से। ये वाले जो ट्रिप्लॉइड जो बनाया है इन्होंने, ठीक है, ट्रिप्लॉइड जो बनाया है इन्होंने, ट्रिप्लॉइड इसको बोलेंगे, 3 चीजें एक साथ है तो इसको बोलेंगे ट्रिप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी एक चीज यानी जो हमने देखा परागकण और जो अंडे हैं उसको हैप्लॉइड बोल सकते हैं, और जाइगोट बना तो उसको बोलेंगे डिप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड समझ में आ गया। अब ट्रिप्लॉइड ये है, ट्रिप्लॉइड यानी एक परागकण है और 2 अंडे, तो ये कंडीशन यहाँ पे बनती है, और इस प्रकार ये भ्रूणकोश से इसको पोषण मिलता है, इस प्रकार ये फल बनता है, ठीक है। फल को पोषण यहाँ पे मिलता है, और ये फल कैसे बना है, निषेचन के द्वारा, ये हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा किया जा सकता है, जो हमने अभी तक समझा उसमें कई सारी चीज पूछी जा सकती है, और यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो करके। यहाँ पे देखिए, पहले से कितने अंडे उपस्थित थे, 3, ठीक है। परागकण कितने पहुंचे, यहाँ पे 2, फिर आगे ये प्रक्रिया हुई, ठीक है, जो अंडाशय में जो भ्रूणकोश वगैरह बने, ट्रिप्लॉइड में आए, फल बने, ठीक है। ये एक चीज है। और यहाँ पे पोषण आपको समझ में आया, भ्रूणकोश से मिलता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, अंडाशय में, और परागण की क्रिया होती है वर्तिकाग्र पे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने समझी। इसके बाद हम फल का अध्ययन करेंगे, फल के बारे में, ठीक है। फल क्या होना, अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे निषेचन और परागकण हमने देखा, परागण यहाँ पे देखा जो परागकण और वर्तिकाग्र के द्वारा होता है, ठीक है। इनमें कोई भी टॉपिक यदि आपको समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो हमने क्या क्या हम अभी तक पढ़ा, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या हमने अभी देखा। यहाँ पे परागण और निषेचन हमने देखा कहाँ पे होता है, किस प्रकार से होता है और किस भाग में होता है, और मुख्य परागण कौन कौन से है यहाँ पे, और जो विशेष ध्यान देने वाली चीजें है वो क्या क्या है यहाँ पे। परागण के प्रकार हमने देखा, स्वपरागण और परपरागण किस प्रकार पौधे में होते हैं, ये हमने देखा, कौन अच्छा है ये देखा। निषेचन हमने पढ़ा, और कुछ शब्दावली के बारे में हमने यहाँ पे देखा। नर युग्मक, मादा युग्मक हमने यहाँ पे जाना, निषेचन की प्रक्रिया हमने देखे, और ये सारी चीजें हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड, ये सारी चीजें हमने देखी। इसके बाद हम फल का अध्ययन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स में। तो ये टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं, निषेचन और परागण। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें, या वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए, 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं, और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.